नमस्कार दोस्तों आज हम क्लास 9th सीबीएसई साइंस के केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स यानी परमाणु एवं अणु को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो दोस्तों आइए, अगर आपको केमिस्ट्री मुश्किल लगती है तो आज के बाद वह चैप्टर आपको काफ़ी आसान लगेगा, क्योंकि हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे भी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर यह एटम यानी परमाणु होता क्या है। हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी, लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी और नमक और चीनी, ये सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इनमें से किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो उस तत्व के रासायनिक गुणों को बनाए रखती है उसे परमाणु यानी एटम कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एक छोटा सा कण हाइड्रोजन एटम कहलाता है। इसी तरह ऑक्सीजन का एक छोटा सा कण ऑक्सीजन एटम कहलाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान से समझिए, परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि सामान्य माइक्रोस्कोप से भी उन्हें नहीं देखा जा सकता है। यानी हमारी पूरी दुनिया जिन छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है वे हमारी आंखों के लिए दिखाई नहीं देते। अब सवाल आता है कि वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि यह पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने हैं। इसके पीछे कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। सबसे महत्वपूर्ण नामों में जॉन डाल्टन का नाम आता है। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी प्रस्तुत की। डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें एटम कहा जाता है। उन्होंने बताया कि एक ही तत्व के एटम्स के गुण समान होते हैं और अलग-अलग तत्वों के एटम्स अलग होते हैं। हालांकि आज विज्ञान के विकास के साथ डाल्टन की थ्योरी में कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन केमिस्ट्री के विकास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम को आसान भाषा में समझिए तो दोस्तों, किसी केमिकल रिएक्शन में पदार्थ का कुल द्रव्यमान ना तो पैदा होता है और ना ही नष्ट होता है। यानी रिएक्शन से पहले जितना कुल मास था, रिएक्शन के बाद भी कुल मास उतना ही रहेगा। उदाहरण के लिए अगर हम दो पदार्थ आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक मास गायब हो गया हो या नया मास पैदा हो गया हो, बस पदार्थों का रूप बदल जाता है। दोस्तों अब आता है दूसरा महत्वपूर्ण नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस यानी निश्चित अनुपात का नियम। इसका मतलब है कि किसी शुद्ध कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स हमेशा एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए पानी यानी H2O को देख लीजिए। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। चाहे पानी नदी का हो, कुएं का हो या फिर लेबोरेटरी में तैयार किया गया हो, शुद्ध पानी की कंपोजिशंस निश्चित रहती है। अब हमें समझना है कि मॉलिक्यूल यानी अणु क्या होता है। जब दो या दो से अधिक एटम्स आपस में केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बन सकता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में जुड़कर H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन के दो एटम्स मिलकर O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के एटम्स एक निश्चित संख्या में जुड़कर पानी को मॉलिक्यूल यानी H2O बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, H2 में नीचे लिखा हुआ छोटा दो का क्या मतलब होता है, यह क्या बताता है? यह बताता है कि मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम्स मौजूद हैं और H2O में दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम होता है। दोस्तों इसे हम केमिकल फार्मूला के माध्यम से दिखाते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान की। अलग अलग एटम्स का मास अलग अलग होता है। किसी एटम के मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट यानी यू का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लगभग 1 U और ऑक्सीजन का लगभग 16 U माना जाता है। अब अगर हमें H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो हम कैलकुलेशन करेंगे। H2O में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं। एक हाइड्रोजन का मास लगभग 1 U है, तो दो हाइड्रोजन का मास होगा 2 × 1 = 2 U।
अब ऑक्सीजन का मास है 16 यूएल, इसलिए कुल मॉलिक्यूलर मास होगा 2 + 16 = 18 यू, यानी पानी H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 यू है। अब आगे बढ़ते हैं वैलेंसी यानी संयोजकता की तरफ। दोस्तों वैलेंसी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि केमिकल फार्मूला बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आसान भाषा में कहे तो किसी एटम की कॉम्बिनिंग कैपेसिटी को उसकी वैलेंसी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। अब इसी वैलेंसी की मदद से हम कंपाउंड्स के फार्मूलाज बनाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम की वैलेंसी 1 है और क्लोराइन की वैलेंसी भी 1 है, इसलिए सोडियम और क्लोराइन मिलकर NaCl बनाते हैं। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसे हम सामान्य भाषा में नमक कहते हैं। दोस्तों अब मैग्नीशियम और क्लोराइन का एग्जाम्पल लेते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और क्लोराइन की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए फार्मूला बनेगा MgCl2। यहाँ क्लोराइन के 2 एटम्स होंगे। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों मॉल कॉन्सेप्ट, क्लास 9th में मॉल कॉन्सेप्ट आगे की केमिस्ट्री समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक मॉल किसी पदार्थ की बहुत बड़ी संख्या में पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। एक मॉल में लगभग 6.022 इंटू 1023 पार्टिकल्स होते हैं। इस संख्या को एवोग्रेडो नंबर कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या क्यों इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं। अगर हम एक एक एटम को काउंट करने बैठेंगे तो पार्टिकली यह संभव नहीं होगा। इसलिए साइंटिस्ट ने पार्टिकल्स की बहुत बड़ी संख्या को एक यूनिट के रूप में लिया, जिसे मॉल कहते हैं। जैसे दोस्तों हम रोजमर्रा की जिंदगी में 12 चीजों को एक दर्जन कहते हैं, उसी तरह केमिस्ट्री में 6.022 इंटू 1023 पार्टिकल्स को एक मॉल कहते हैं। अब एक बार चैप्टर को जल्दी से रिवाइज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने समझा कि पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। फिर हमने एटम यानी परमाणु के बारे में जाना। इसके बाद जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को समझा। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को समझा। इसके बाद हमने मॉलिक्यूल यानी अणु को समझा। फिर एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में जाना। दोस्तों इसके बाद हमने वैलेंसी समझी और केमिकल फार्मूला बनाना देखा। तो दोस्तों अंत में हमने मॉल कॉन्सेप्ट और एवोगैड्रो नंबर के बारे में जाना। तो दोस्तों अगर आपको यह चैप्टर याद रखना है तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एटम छोटा है लेकिन केमिस्ट्री की पूरी दुनिया को समझने की शुरुआत एटम से ही होती है। जब एटम आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनते हैं और इन्हीं एटम्स तथा मॉलिक्यूल्स की मदद से हम पदार्थों की संरचना और केमिकल रिएक्शन को समझ पाते हैं। इसलिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स सिर्फ एक चैप्टर नहीं है बल्कि केमिस्ट्री की फाउंडेशन है। अगर आपने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। अगले क्लास में हम इसी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, नंबरिकल्स और एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों को आसान तरीके से समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और केमिस्ट्री को रटने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए। जय हिंद।